आता रहता है, और अगर आता भी है तो तब बढ़ा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। इतना सिलेबस नहीं है कि आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत हो, है ना। आराम से पढ़ो। देखो एक बार, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ किसकी, बाकी सब्जेक्ट्स तो कर लो इतने, वो सब खत्म हो जाएंगे, मैं एक्स्ट्रा कर दूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ये सारी बातें हमने की थी अडोलेसेंस में, कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, यानी दोस्तों का, आपके सहपाठियों का, आपकी उम्र के लोगों का, रफली पीयर ग्रुप कौन, रफली ऑफ द सेम एज, जो लगभग आप ही की उम्र के हों, चाहे आपके बुआ के बच्चे हों, चाहे आपके चाचा के बच्चे हों, चाहे आपके दोस्त हों, यार हों, पड़ोसी हों, जो भी हो। पीयर का मतलब है सहपाठी, यानी लगभग आपकी उम्र का, आपका क्लासमेट हो सकता है ना। तो रफली ऑफ द सेम एज, वो लोग जो लगभग सेम ही एज के हैं, रफली ऑफ द सेम एज। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है। चलिए, टेंडेंसी ऑफ हीरो वर्शिप, वीर पूजा की प्रवृत्ति, डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसीज, यानी आपराधिक प्रवृत्ति का विकास इस समय पे हो सकता है, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता देती हूँ, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स इस उम्र में कई बार पाए जाते हैं। जुवेनाइल आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे, जुवेनाइल जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स आपराधिक प्रवृत्ति वाले छात्र और बच्चे, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट, है ना, कि जिनमें अपराध की तरफ झुकाव की टेंडेंसीज होती हैं, उनको हम प्रेम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं, जो टीनेज में या एडोलेसेंट्स में जनरली देखने को मिलती हैं। झूठ बोलना, स्मोकिंग वगैरह की आदत कहीं से लग जाए अगर, या इन्फ्लुएंस इतना हो जाना, पीयर ग्रुप का इतना इन्फ्लुएंस है, जैसे लोगों में वो रहता है, जैसे दोस्तों में वो रहता है, वो कहता है वही बाइक चाहिए, वही गाड़ी चाहिए, मेरा दोस्त तो ऐसा हेयर कट करता है, मैं जिस हीरो को वर्शिप करता हूँ, सलमान खान की मूवी देखी तो वैसा हेयर कट, धोनी को देख लिया तो वैसा हेयर कट। तो अगर उसके हीरोज जो हैं भगत सिंह हैं, राजगुरु हैं, सहदेव हैं, तो वो एक अलग तरह की इन्फ्लुएंस में जाएगा, और अगर वो उसके हीरो बाकी लोग हैं जो गुटखा पान तंबाकू बेच रहे हैं, तो वो एक अलग तरह के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, क्योंकि पीयर ग्रुप का काफी जो है यहाँ पे प्रभाव होता है टीनेज में, एडोलेसेंस में, 12 से 18 वर्ष के भीतर। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स वो हैं जिनमें आपराधिक प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, तो इस उम्र में उसकी भी आशंका होती है। तो बच्चे का दोस्त बनना है आपको, ताकि एक सही इन्फ्लुएंस उस पर क्रिएट हो पाए। बात सही है या नहीं है। वोकेशनल एंग्जाइटी, यानी वो जीवन में क्या करेगा, व्यावसायिक चिंता, ये सब चीजें उसके सामने आएंगी। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये एक आपको डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि जो चाइल्डहुड है यानी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था बाल्यावस्था, और दूसरी तरफ है वयस्कावस्था, वयस्कावस्था, अडल्टहुड जिसको हम कह रहे हैं, 18 प्लस जिसको हम कहते हैं, है ना। 21 ईयर्स का है कोई व्यक्ति, वो अडल्ट कहलाएगा। चाइल्ड लेस देन 12 ईयर्स, लेस देन, इक्वल टू, या फिर लेस देन 12 ईयर्स। ठीक, अब यहां ना तो वो 12 साल से कम है, ना 18 से ज्यादा है, 12 से 18 के बीच में कहीं है। तो अब ना वो बड़ा है, ना तो वो चाइल्ड है, ना वो अडल्ट है। अब वो क्या है, हाँ, दे पाओगे पीजीटी तो नहीं, टीजीटी दे पाओगे अंशुमन आप, अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन रहा होगा तो एक बार चेक करना। तो 12 से 18 वर्ष में ये ब्रिज पीरियड है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल जिसको कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है, संक्रमण काल। बात सही है या नहीं है। संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड है, ब्रिज पीरियड है, अडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन पे हमें चर्चा करने की जरूरत है। लास्ट क्लास में हालांकि हमने काफी बातें की है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एडोलेसेंस से रिलेटेड, बट यहाँ पे कुछ मुख्य बातें हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए थोड़ा जरूरी है, मतलब टाइम पास तो मैं मजाक में कह रही हूँ, बट आपको पता होंगी ये चीजें। हालांकि हम ऑलमोस्ट सारी ही बातें कर चुके हैं, बट छोटी छोटी चीजें हैं इस चार्ट के माध्यम से जो हम डिस्कस कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉडी एंड सेल्फ, क्योंकि एडोलेसेंस तनाव एवं तूफान की अवस्था है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का जो है काल है। 82 मार्क्स चाहिए होंगे कर्मजीत आपको कैटेगरी में।
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉडी एंड सेल्फ, प्रॉब्लम्स फैमिली से भी होती हैं, खुद से भी होती हैं, आसपास सोसाइटी से भी दिक्कतें होती हैं इस समय पे, क्योंकि तनाव और तूफान का काल है, बहुत ही क्रांतिकारी माहौल में उसके दिमाग में वो रहता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो एक एक करके क्या क्या समस्याएं अराइज हो सकती हैं, जग सकती हैं, उन पे हम चर्चा यहाँ कर लेंगे। ठीक है, बात इतनी बात, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। आते हैं, समझते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉडी एंड सेल्फ। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बॉडी एंड सेल्फ यानी बॉडी और खुद से संबंधित क्या समस्याएं एडोलेसेंट्स के सामने आ सकती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे बॉडी इमेज, बॉडी इमेज का बहुत ज्यादा इनको लगता है कि मैं मोटी तो नहीं लग रही, मैं पतली तो नहीं लग रही, या लग रहा है ना, मैं ठीक से दिखता हूं या नहीं दिखता हूं, बहुत कॉन्शियस रहते हैं अपने आप को लेके कि कहीं मेरी बनावट अजीब सी तो नहीं है, वो मेरे को मजाक उड़ा रहा था, ये कर रहा था, वो चीजें, मतलब शरीर को लेके, शरीर की बनावट को लेके एक डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है इस उम्र में, जिसको हम बॉडी इमेज इश्यूज कहते हैं, कि वो खुद को शीशे में देख करके, ये बहुत लोगों के साथ वैसे भी इन जनरल भी दिक्कत है, अडल्ट के साथ भी, कि कम ही परसेंटेज ऑफ पीपल है जिनको खुद को शीशे में देख के अच्छा महसूस होता है। अदरवाइज लोगों को रहता है मैं यहां से मोटा हूं, यहां से ज्यादा हूं, यहां से कम हूं, यहां से फलाना हूं, तो वो कॉन्फिडेंस फिर अफेक्ट होता है उस चीज से, जिसकी शुरुआत यहीं से हो रही है। इससे पहले जब बच्चा है 12 साल तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खेल रहा है तो खेल रहा है ना, घूम रहा है तो घूम रहा है, वो तो सोसाइटी है, किसी आंटी ने कह दिया अरे देखो इसकी गर्दन कितनी लंबी है, अरे देखो इसकी हाइट कितनी ज्यादा है, देखो कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है, वॉट, तो सोसाइटी आपके अंदर भर रही होती है। लेकिन इस टाइम पे आकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति बॉडी इमेज इश्यूज को लेकर के वो दिखता कैसा है, उसकी बॉडी की इमेज उसके दिमाग में कैसी है, या वो शीशे में खुद को जब देखता है तो कैसा महसूस करता है, एक समस्या इससे संबंधित हो सकती है। बात सही है। फिर आता है पिंपल्स। पिंपल्स को लेके ये भी बॉडी और सेल्फ से रिलेटेड इश्यूज है ना, कि पिंपल हो गए तो वो बहुत ही चिंतित आपको नजर आएगा पिंपल्स की वजह से, है ना, कि यहाँ जिसको हम मुहासा बोलते हैं, तो ये सारे इश्यूज इस स्टेज में होते हैं और कुछ लोग इससे बहुत ज्यादा बाधित होते हैं। हाँ, कोई कह रहा है, देखो करमजीत कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कितनी बार अंशुमन एक ही सवाल पूछते रहोगे, बताओ मुझे, मैं पढ़ाऊं कि आपके एक ही सवाल का जवाब 5 बार दूं? मैंने बता तो दिया आपको कि बीएलएड कर लिया अगर आपने 12th के बाद, तो आपने सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दे दिया, आपने ये कहानी बताई। ईएमआरएस में आप टीजीटी और पीआरटी दे सकते हो कि नहीं, पीआरटी वहां होता नहीं है। टीजीटी का अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो आप भर सकते हो, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांग रहे हैं। बीएलएड वालों के साथ दिक्कत होती है ना, बीएलएड वालों के साथ दिक्कत होती है अंशुमन, कॉपी पेस्ट करने से नहीं बनती है बात। अगर इतना हम कुछ टॉपिक सीरियस पढ़ रहे हैं तो सेम चीज अगर आप बार बार पूछते रहें कैसे काम चलेगा। मैं समझ रही हूँ आपकी दुविधा, लेकिन आप भी समझिए थोड़ा सा। इट्स लाइक के क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं, यहां तो कई हजार होते हैं, और एक व्यक्ति बोले जा रहा है, इट्स जस्ट दैट, लाइक, है ना, इट्स जस्ट दैट। तो ये बेसिकली इससे ध्यान भटकता है, क्लास थोड़ी डिस्टर्ब होती है। आप होपफुली ये बात समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अब कमेंट्स पे ध्यान जाता है कई बार, और सेम ही कमेंट, अगर बाकी लोगों का कमेंट ही नहीं आने दे रहे हैं आप सामने, यही कमेंट आप किए जा रहे हैं इतनी देर से। खैर, होपफुली आपको जवाब मिल गया होगा। इसका कोई 1 वर्ड आंसर नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, देखिएगा। तो अगर हम देखें बॉडी इमेज, बीएलएड वालों को दिक्कत रहती है, बहुत सारी जगह पे वो एलिजिबल ही नहीं होते क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, अगर पीआरटी के अलावा मौका ढूंढे तो। ठीक, बॉडी इमेज की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी बॉडी इमेज कैसी दिखती है। पिंपल्स की अगर हम बात करें तो पिंपल्स को लेके वो कॉन्शियस होते हैं, बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस होते हैं, कॉम्प्लेक्शन को, कि मैं गोरा हूं, काला हूं, गेहुआ हूं, वॉटेवर, इन सब चीजों को आप तो देखते हैं समाज ने तो इतना ज्यादा बना रखा है कि आपके न्यूज़पेपर तक में जो है चीजें इस तरह से आती हैं। कोई बात नहीं अंशुमन, न्यूज़पेपर तक में आपके, या आप किसी वेबसाइट पे चले जाइए, सब जगह आपको जहां पे भी रिश्तों की बात चल रही होगी यही आएगा, सबको गोरी लड़की चाहिए, सबको ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए, ज्यादा हाइट वाला लड़का चाहिए, यही सब चीजें तो समाज में भी कूट कूट के ये सब चीजें भरी हुई है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करें तो आप कैसा रंग है आपका, वो चीज कई बार बॉदर करती है कई बच्चों को। ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी खाने को लेकर के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया की हमने बात की थी, कि या तो व्यक्ति बिल्कुल डाइट पे चला जाता है, लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, उनको लगता है वो बहुत मोटी हो रही हैं जबकि वो नॉर्मल वेट पे होती हैं, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, उस केस में फिर वो फास्टिंग करने लगती हैं, खाना छोड़ देती हैं। दूसरा है बुलिमिया, जो डिसऑर्डर है जिसमें बिंज ईटिंग करता है व्यक्ति, तो ईटिंग डिसऑर्डर्स भी इस स्टेज में पाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में, आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडीली चेंजेस, अगेन बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, है ना, ब्रेस्ट का आना, मेल्स में आवाज का बदलना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये सब चीजें जो है, या ब्रॉड शोल्डर्स हो जाना, ये बॉडीली चेंजेस हैं जिनके साथ समय लगता है व्यक्ति को इसके साथ अडेप्ट करने में। ठीक है ना, मूडीनेस, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस इतने सारे हो रहे हैं तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर नीचे मूड में बदलाव होते हैं, तो ये भी एक बॉडी और सेल्फ से संबंधित समस्या है।
ठीक, अभी हम बॉडी और सेल्फ से संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है टचीनेस। जरा सी बात पे तुनक मिजाज हो जाता है बेसिकली व्यक्ति, जरा सी बात पे बुरा मान जाएगा, जरा सी बात पे लड़ना शुरू कर देगा, है ना। एंगर, गुस्सा इस उम्र में बहुत ज्यादा होता है, बहुत हार्मोन्स क्योंकि पीक पे हैं, एनर्जी पीक पे है। तो इस अवस्था में अगर सही जगह गुस्सा लगे तो भगत सिंह भी बना जा सकता है, और नहीं तो टेररिस्ट भी बन सकता है। मतलब डिपेंड करेगा कि किस तरफ उसको झुकाव, उसका रुझान किस तरफ है। हाइपर सेंसिटिविटी, यानी बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, हर एक बात उसको दिल पे लग सकती है। तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिवली, संवेदनशील तरीके से बच्चे को इज्जत के साथ पेश करना है, इज्जत के साथ पेश आना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे उसको, ठीक है ना। फीलिंग्स ऑफ रिबेल, ये बहुत ज्यादा होता है कि रिबेल की फीलिंग यानी क्रांतिकारी विचार थोड़े रहते ही हैं कि जो भी है, जो भी चल रहा है समाज में, जो भी चीजें हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट वो सोच सकता है ना। तो जो है थोड़े क्रांतिकारी विचार, या जो चल रहा हो, नॉर्म्स जो चल रही हैं उसके विरोध में कुछ नया विचार। क्रशेस होते हैं मेल्स के, मतलब किसी एक्ट्रेस को देख के, किसी टीचर के केस में भी कई बार होता है ना। तो लोगों को देख करके अट्रैक्शन डेवलप होना ऑपोजिट जेंडर के प्रति, या सेम जेंडर में भी पॉसिबल है भाई। आजकल क्या मतलब एग्जिस्टेंस तो रही है, लेकिन अब इस चीज को लेकर के लोग वोकल हो रहे हैं। ठीक, तो ये हुआ क्रशेस की कहानी। इन्फैचुएशन अगेन, वो जो अट्रैक्शन है उसके कारण क्रश, और इन्फैचुएशन थोड़ा सेक्सुअल अट्रैक्शन काइंड ऑफ बन जाता है। फिर आता है इसमें सेक्सुअल टेंडेंसीज ज्यादा होती हैं कि डे ड्रीम्स, दिवा स्वप्न, दिन में खुली आंखों से सपने देखना, है ना। संगीता कह रही है मैं भी बुलीमिया डिसऑर्डर से गुजरी हूं, मुझे लगता था कि बहुत पतली हूं तो बहुत खाया और मोटी हो गई थी। हाँ, तो डे ड्रीम्स यानी दिवा स्वप्न, खुली आंखों से दिन में सपने देखना कि जब मार्स पे जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, ये होगा वो होगा। तो ये खुद से संबंधित इश्यूज हैं। वहीं अगर हम बात करें समाज से संबंधित, फैमिली से संबंधित, फिर आएंगे समाज पे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैमिली, यानी परिवार से संबंधित क्या समस्याएं हो सकती हैं इस उम्र में। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें चलेंगी, क्योंकि अथॉरिटेरियन भी वैसे यहां पे लिख सकते थे, बट अथॉरिटेटिव में क्या है, अथॉरिटेटिव में क्योंकि स्कोप होता है, बस जस्ट मान नहीं लेना है आपको, यहां कंट्रोल भी है, केयर भी है। तो बच्चों के साथ डिस्कशन के चक्कर में कई बार बहस हो जाती है, कई बार इतना चीजें बिगड़ जाती हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डिसिप्लिन और केयर को, बच्चे की भी फ्रीडम या उसकी भी सोच बनी रहे कि अच्छा ठीक है तुमको ह्यूमैनिटीज लेना है या तुमको कॉमर्स लेना है, बट घर वाले आर्ट्स दिलाना चाह रहे हैं या घर वाले साइंस दिलाना चाह रहे हैं। तो अब उसमें चर्चाएं हो रही हैं, उस चक्कर में कई बार द्वंद्व हो जाता है, डिबेट हो जाती है डिस्कशन की बजाय, और चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। तो वो एक अपने आप में चैलेंज है कि भाई अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में बच्चा क्या चाह रहा है, मेरे को तो मेरे मन की करने दो। भाई रिबेल है, वो तो विद्रोह की भावना है, उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिवोल्ट है, तो वो तो चाहेगा मेरे हिसाब से चलने दो, मेरे को तो पता है, मैं तो बड़ा हूं। ठीक, लेकिन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में रूल्स भी होते हैं कि भाई ठीक है जा रहे हो बाहर, लेकिन 10 बजे से पहले आ जाना। अच्छा ये करना है तो अच्छा हमें रीजन बताओ कि स्पोर्ट्स में जाना अच्छा रहेगा या पढ़ाई में। तो वो वहां पे क्या है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं, डिसिप्लिन भी होता है, केयर भी होती है। तो लेकिन बच्चा चाहता है मेरे मन की हो, तो ये भी समस्या कई बार बन सकती है। पुअर रेपो विद पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की नजर में बच्चे की बिल्कुल इज्जत है ही नहीं, उनको लगता है ये तो नाकार है, तुम्हारी बड़ी बहन अच्छी है, तुम तो ऐसे ही हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी फैमिली से रिलेटेड। क्योंकि बच्चा फिर अपने आप को सही भी साबित, अगर वो सही भी है जहां, तब भी उनको लगेगा इनको तो गलत ही समझ रहा है, आप तो कुछ भी करो। तो वो सही रैपो का, सही एक कनेक्शन का भी बिल्ड होना या सही इमेज का भी होना पेरेंट्स की नजर में जरूरी हो जाता है कि आप बच्चे को ठीक से समझें। कोई वो कुछ कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उल्टा जवाब दे रहा है तो क्यों दे रहा है, जरूरी नहीं उसके साथ बहस में लग जाएं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कई बार परिवार और एडोलसेंट्स के बीच में इतना अंतर या इतना बड़ा खाई बन जाती है कि वो उनसे बात ही नहीं करते। जो एडोलसेंट्स हैं या पेरेंट्स भी कई बार बात ही नहीं करते, या तो उनका डर का ही रिश्ता है या फिर बुरा भला सुनाने का ही काम है। कभी बच्चे से पूछते ही नहीं है उसके दोस्त कौन है, उसका जीवन में कैसी चल रही हैं चीजें। आजकल तो जितना माहौल जैसा है तो आपको पता होना चाहिए, आपसे वो कंफर्टेबल हो बात करने में कि उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अगर है तो कौन है, या फिर मतलब वो खुल पाए। खुलने का मौका तो हमारे यहाँ तो अभी तक भी बहुत कम है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में इतनी गहरी खाई हो जाती है, एडोलेसेंस से ही शुरू हो जाती है और फिर वो जीवन भर ही रहती है कि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में उनका बच्चा है कौन, उसका नेचर एक्चुअल में क्या है ना, वो कौन से उसके दोस्त हैं, वो क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, क्या चीजें उसके लिए ठीक होंगी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो संप्रेषण की कमी, बातचीत की कमी हो जाती है। उनके मन में क्या है वो पेरेंट्स नहीं समझा पाते, और पेरेंट्स के मन में क्या है ये बच्चे नहीं समझ पाते, और ये दोनों थोड़ा ये चलता रहता है एक तरह से। ये थोड़ा सा क्या कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, बट एक ये कह लीजिए साइलेंट वॉर टाइप कह लीजिए आप इसको, है ना। तो ऐसी खिंचाव की सिचुएशन है, अगर मैं कहूं खिंचाव की अवस्था है,
लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी कई बार समस्या बन सकता है कि परिवार अगर बहुत गरीब है तो बच्चे को हर चीज में ही हो सकता है वो उसके दोस्त जो कर रहे हो, जिस स्कूल में वो जा रहा हो, वो अपने आप को कम ही महसूस करता रहे। तो वो भी एक प्रॉब्लम बन सकती है कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति यदि इतनी खराब है कि ना तो माँ बाप की कोई इज्जत करता है उस स्ट्रेटा में, और ना ही पेरेंट्स को इज्जत मिलती है, ना पेरेंट्स बच्चे को करते हैं, ना वो बेसिक चीजें भी अपनी खरीद पा रहा है, द्वंद है बेसिकली। यस, तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी क्या बच्चे के कॉन्फिडेंस और इन सब पे प्रभाव डाल सकता है। बैकग्राउंड अगेन वो कहां से आता है, किस जगह पे रहता है, वहां का क्या हिस्ट्री एंड ऑल। नॉन कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फियर, ये प्रॉब्लम बन सकता है कि अगर समृद्ध वातावरण नहीं है, कोल्ड वॉर, सॉरी साइलेंट नहीं, कोल्ड वॉर, नॉन कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फियर। कॉन्ड्यूसिव होता है जो अच्छा हो, पॉजिटिव एनवायरमेंट, बेसिकली समृद्ध, जो आगे बढ़ावा दे, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे, वो कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट होता है जो बढ़ावा दे। तो अगर वो एनवायरमेंट ऐसा है जो उल्टा पीछे खींच रहा है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे, या फिर लड़कों को जो उसको मान लो स्पोर्ट्स में जाना है, नहीं आप जबरदस्ती उसको पढ़ाने में लगे हुए हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम बनती है। स्पेस कंस्ट्रेंट मतलब वो चाहता है कि मेरा अपना स्पेस हो, मेरी अपनी अलमीरा, तो मम्मी उसमें ना आकर के घुसे, है ना, मम्मी चाह रही है नहीं मुझे तो एक एक चीज पता होनी चाहिए तुम क्या कर रहे हो, तो वो स्पेस की थोड़ी दिक्कत रहती है कि ये अपना स्पेस चाहते हैं एडोलेसेंट्स। कंपैरिजन विद अदर्स, दूसरों के साथ कंपैरिजन बहुत बड़ी समस्या है। शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी की बेटी, वो तो टॉप करता है, तुम तो इतना कुछ मिलता है तब भी तुम नहीं कर रहे हो, ये कंपैरिजन की समस्या रहती है, जबकि हम ये नहीं कहते कि तुम में क्या बेस्ट है वो पहचानो और बेस्ट करो। ठीक, तो कंपैरिजन विद अदर्स, हालांकि कंपैरिजन करने से भी होता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बदल जाएगा आपके कंपैरिजन करने से कि फलाने का बच्चा देखो ऐसा करता है। वो एक टाइम आएगा कि या तो वो इतना लोड ले लेगा खुद के ऊपर कि वो बिल्कुल स्थिति ऐसी उसकी हो जाएगी, वो कोलैप्स कर जाएगा, वो नहीं बेहतर कर पाएगा, या फिर वो उतना फर्क ही पड़ना उसको बंद हो जाएगा, ठीक है उसी से करा लो, शर्मा जी के बेटे से ही या बेटी से ही। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्कूल से संबंधित क्या समस्याएं हैं एडोलेसेंस में 12 से 18 में। स्ट्रिक्ट टीचर्स, क्या है स्ट्रिक्ट टीचर्स यानी जो टीचर्स हैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज्यादा उसके टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं, नॉर्म्स को लेके, रूल्स को लेके इतनी ज्यादा मारामारी है कि बच्चे को होती है दिक्कत। बच्चा जो है वो नॉर्म्स के चक्कर में, या स्कूल में जो टीचर्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उसको जरा सी बात पे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, या पनिशमेंट मिल रही है, या माहौल ठीक नहीं है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं टीचर्स। तो या टीचर्स अगर रूल्स, क्योंकि यहां पे ना इस उम्र में बच्चा रूल्स ब्रेक करने की चाहत में रहता है हर टाइम, और टीचर्स स्ट्रिक्ट हैं, तो ये समस्या, ये द्वंद बना रहेगा दोनों तरफ से, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, समाज के साथ द्वंद इस अवस्था में बना ही रहता है। पार्शियल ट्रीटमेंट, अगर उसको लगता है पार्शियलिटी हो रही है, कोई टीचर है जो किसी बच्चे को फेवरेटिज्म का वो उसको फायदा मिल रहा है, और ये बच्चा है जिसके साथ पार्शियलिटी हो रही है, उसको नंबर ज्यादा दे दिए, इसकी तरफ तो इसको तो कुछ कहा नहीं, मुझे कह दिया, ये सब चीजें समस्याएं बनती हैं बच्चों के लिए। ठीक, क्लोज स्कूल यानी स्कूल में जो है ओपन माहौल नहीं है तो भी दिक्कत है, एटमॉस्फियर ठीक नहीं है वहां का, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो एक्चुअल में फिजिकल एनवायरनमेंट ठीक ना हो, हवा पानी ठीक ना हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ठीक ना हो। ठीक, नॉट एक्सेप्टेबल बाय क्लासमेट्स, अगर क्लासमेट्स, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया जाता है, उनको इंक्लूडेड महसूस नहीं कराया जाता, उनको समावेशित महसूस नहीं कराया जाता, इनको कहते हैं अरे ये तो बेकार बच्चा है, ये तो ऐसा है, या किसी बात पे कुछ मजाक उड़ गया, कुछ गलती हो गई तो उस बच्चे को नेम कॉलिंग हो जाती है कि अरे ये तुम तो ऐसे हो, अरे तुमसे तो होगा ही नहीं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलग थलग कर दिया जाता है, तो वो प्रॉब्लम है अपने आप में। क्लासमेट्स के साथ भी एक्सेप्टेबल होना जरूरी है वहां। पुअर मार्क्स मतलब नंबर अगर कम आ रहे हैं तो स्कूल के साथ ये तो तनातनी चलती ही रहेगी। टू मच होम, तो ये सब स्कूल के साथ आने वाली समस्याएं हैं। टू मच होमवर्क, अगर होमवर्क जरूरत से ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, तो ये भी प्रॉब्लम है जो कि होता है इस उम्र में। नो करिकुलर, करिकुलर है ही नहीं, ना स्पोर्ट्स है स्कूल में, ना कोई और एक्टिविटी है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, करिकुलर एक्टिविटीज ही हैं। करिकुलर यानी शैक्षिक जो पेन पेपर या आपके सिलेबस से संबंधित है। को करिकुलर जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आ जाती हैं, आपके जितने भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हेड बॉय हेड गर्ल बनना हो स्कूल में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना हो, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना हो, किसी और को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हो। पार्टिसिपेशन, अगेन बात वही है कि पार्टिसिपेशन मतलब आप सहभागिता हो हर बच्चे की। लॉन्ग स्कूल आवर्स, यानी उनको लगता है कि इतने घंटे बच्चा इतना भारी बस्ता लेकर के स्कूल में ही बैठा हुआ है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि जो स्कूल आवर्स हैं बहुत लंबे हैं, आधा दिन तो बेचारे का वहीं चला जाता है, फिर वो ट्यूशन व्यूशन ये वो, तो ये सब समस्या बन जाती हैं। जेंडर बायस एक बहुत बड़ा इशू है, जेंडर बायस से संबंधित सारी चीजें यहां पे हैं, ये बहुत बच्चों को फेस करनी ही पड़ती हैं। देखते हैं
प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी। अब समाज से संबंधित क्या समस्याएं, क्योंकि इस अवस्था में समस्याएं ही समस्याएं हैं, वो अपने आप में बड़ा हो रहा है, उसके अपने विचार बन रहे हैं जो समाज के साथ कई बार मैच नहीं कर पाते। तो समाज के साथ जेंडर बायस एक बहुत बड़ा इशू है। लड़कियों को कह दिया जाता है अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम लड़कों के साथ मत खेलो, अब तुम ये मत करो, अब तुम वो मत करो, अब तुम ऐसे कपड़े पहनो, ये मत करो। ये क्या है? जेंडर बायस है। कास्ट रिलेटेड कास्ट अगर जहां चलती है जिस समाज में, तो हम हाई क्लास हैं, हम फलाने हैं, हम चौधरी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब भी दिक्कत में आती हैं चीजें। ठीक, तो ये समाज से संबंधित समस्याएं हैं कि भाई अचानक से हम अलग कैसे हो गए, बच्चे थे तो खेल रहे थे मस्त मजे में। प्रॉब्लम्स जो है कास्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। और क्या हो सकता है? हर जगह ये आए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरह की देश में हम रहते हैं यहां तो अभी भी बहुत ये चीज प्रिवेलेंट है। जनरेशन गैप समाज से संबंधित है कि दादी दादा बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, मम्मी पापा अलग सोच रहे हैं, आप अलग सोच रहे हैं। तो गैप इतना है सोच में जिसकी हद नहीं है। ऑर्थोडॉक्स जो चली आ रही रूढ़िवादिताएं हैं, आप कह रहे हैं भाई दहेज मत लो, मत दो, मत लड़के लड़कियों में भेदभाव करो, घर वाले आपके लगे पड़े हैं ये सब करने में, और वो कह रहे हैं हम तो सब सही हैं, आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स भी है। मतलब ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसी चीजें जो समय के साथ खत्म हो जानी चाहिए, जिनमें बदलाव आना चाहिए, उसमें समाज बदलाव लेके आने को तैयार नहीं होता आसानी से। कोई और लेके आ जाए इनके लिए बदलाव, है ना। प्रैक्टिसेस, तो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस ये एक ही साथ है, इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे लिखा हुआ है। रिप्रेसिव यानी पीछे की तरफ लेके दबा दो चीजों को। जिन चीजों पे चर्चाएं होनी चाहिए, जिन चीजों पे डिस्कशन होने चाहिए, उनको बस दबाते जाओ। ओवर एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है इन बच्चों से, हर चीज में वो टॉप भी कर जाए, वो माँ बाप की बात भी मान ले, वो मॉडर्न भी हो जाए, वो सब कुछ हो जाए। लैक ऑफ फ्रेंड्स कई बार प्रॉब्लम हो जाती है इस चक्कर में। तो ये कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि आपकी जैसी सोच वाले लोग फिर मुश्किल से मिल पाते हैं। तो ये सब समस्याएं हैं जो एडोलसेंस में देखने को मिलती हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो इस पे एडोलसेंस पे हमको कर लेने चाहिए। इससे पहले हम ये सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। एकाकीपन भी होता है किशोरावस्था में मैम। मोनिका, अगर चीजें क्योंकि इतने सारे द्वंद्व हैं तो वो अकेला फील कर सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं है हमेशा वो फील करे, बट हाँ ये उसको फेस करने को मिल सकता है, क्योंकि अब वो कहीं बिलोंग महसूस ही नहीं कर रहा। अगर दोस्त अगर ठीक ठाक बन गए तो फिर एकाकीपन नहीं होगा। अगर उसको क्लास में भी अलग थलग या ट्यूशन में भी या उसके दोस्त ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दोस्ती एक बड़ा पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। वो माँ बाप की भी नहीं सुनेगा, टीचर की भी नहीं सुनेगा, अपने दोस्त की सबसे ज्यादा सुनता नजर आएगा आपको। देखिएगा, हाई स्टेटस ऑल्सो प्रॉब्लम, हाँ उनमें हर चीज तो एक समस्या बनी जाती है अगर बैलेंस में ना हम उसको हैंडल कर पाए तो हर चीज एक समस्या है उस मामले में, तो है ना। चलो खैर, क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। ड्यूरिंग अडोलेसेंस देयर इज मूवमेंट अवे फ्रॉम पेरेंट्स टूवर्ड्स, यानी अडोलेसेंस किशोरावस्था के दौरान मूवमेंट होता है अवे फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से दूरी, और किसकी तरफ जाना? किशोरावस्था के दौरान माता पिता से डैश की ओर गति होती है बच्चे की, सिबलिंग्स की ओर, पियर्स की ओर, फ्रेंड्स की ओर, या फिर बोथ बी एंड सी। तो ज्यादातर लोग कनिष्का, शाह, मीनाक्षी, शालिनी, आप लोग हिमांशु, ओके, ऋचा, डी जवाब दे रहे हैं, देखिए, जो कि सही भी है, क्योंकि जो पेरेंट्स है किस तरफ, सिबलिंग्स की तरफ, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई बहन अगर सेम एज के हुए, एक तो भाई बहन से झगड़े इतने होते हैं जिसकी हद नहीं है बहुत, या फिर अगर वो ज्यादा बड़े हैं तो वो पेरेंट्स ही बन जाते हैं दूसरे। तो पेरेंट्स से सिबलिंग्स की तरफ ना होकर के पेरेंट्स से पियर्स और फ्रेंड्स की तरफ जो है ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेंगी, सहपाठी और मित्र की तरफ, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। पियर्स और फ्रेंड्स जो उनकी सेम एज के, रफली ऑफ द सेम एज, पियर्स, अब वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, क्लासमेट भी हो सकते हैं, बुआ फूफी मासी इन सबके बच्चे, आस पड़ोसी भी हो सकते हैं दोस्त, रफली ऑफ द सेम एज। अपना भी कोई भाई बहन हो सकता है अगर सेम एज का और बनती है सही, तो वो भी पियर में ही आ जाएगा फिर कई बार। वैसे तो भाई बहन फिर सिबलिंग्स में आते हैं, बट जरूरी नहीं है सिबलिंग के केस में। यहाँ पे बोथ बी एंड सी ज्यादा सही उत्तर है, इसलिए हम सिबलिंग को काउंट यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो तो फैमिली का ही पार्ट हो गया ना फिर। चलिए खैर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अनमोल कुछ कह नहीं सकते यार इस पे ना, देखना एक बार। एससी को घर में नहीं आने देते, लता कह रही हैं। हाँ ऐसी जगहें हैं, एग्जिस्ट करती हैं बिल्कुल, आज भी मुझे लगता है, लगता क्या है ही, है ना।
देखना एक बार, देखिए। तो अगर हम बात करते हैं, ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, फ्रिक्वेंट डैश लीड टू द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अडोलेसेंट इमोशंस। फ्रिक्वेंट व्हाट लीड टू दी अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अडोलेसेंट इमोशंस, यानी बार बार क्या होगा जिससे अडोलेसेंट के यानी किशोर या किशोरियों की भावनाओं की अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखेगी, जहां पे यानी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे आप उनकी भावनाओं को। मूड स्विंग्स, यानी उनके मूड में बदलाव बार बार हो रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी से तो फिर मूड में बार बार बदलाव होगा ही नहीं, वो तो स्टेबल हो गए। इंस्टेबिलिटी लिखा होता, अस्थिरता लिखा होता तो हम जाते इसके साथ। वोकेशनल एंग्जाइटी की वो आगे क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रीम लेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये वो। रीजनिंग है तर्क, यानी चिंतन, तो चिंतन तर्क से तो बेहतर होती हैं चीजें। तो मूड स्विंग इज द राइट आंसर, कि फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हैं, है ना। तो अपहेवल है, यानी उतार चढ़ाव है भावनाओं का, इमोशनल अपहेवल जिसको हम कह रहे हैं। तो ये मूड स्विंग्स होगा कि फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स की वजह से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं अडोलसेंट्स के इमोशंस। 2 मिनट में अच्छा महसूस कर रहे हैं, 2 मिनट में खराब महसूस करेंगे, 2 मिनट में गुस्सा, 2 मिनट में प्यार, ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इन द एरिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो अडोलसेंट्स बिगिन टू डेवलप अ सेट ऑफ व्हाट, बिगिन टू डेवलप अ सेट ऑफ व्हाट। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, हाँ ठीक है, अंकिता बता देंगे। तो एरिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, सही और गलत का विकास। ये सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ होता है, जो हमने फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ा था ना। फिजिकल बोले तो शारीरिक विकास, फिर आपका आता है सी फॉर कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास, फिर सोशल यानी सामाजिक विकास, फिर ई फॉर इमोशनल यानी सामूहिक विकास। तो सोशल, मॉरल, अब मॉरल का मतलब होता है, मॉरल यानी नैतिक विकास, सही और गलत। नैतिक शिक्षा में पढ़ते थे ना, एक लकड़हारा था, उसने सारी कुल्हाड़ियां वापस कर दी, झूठ बोलना गलत बात है ना। तो राइट और रॉन्ग की जब हम बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग की जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो देखना इसमें कि मॉरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो अडोलेसेंट्स बिगिन टू डेवलप अ सेट ऑफ व्हाट, क्या विकसित करना शुरू कर देते हैं वो मॉरल डेवलपमेंट में। मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स कोई मॉरल डेवलपमेंट का पार्ट है। पर्सनल वैल्यूज, हाँ, कि मेरा सही और गलत क्या होगा। वोकेशनल एंग्जाइटी, रीजनिंग नहीं। पर्सनल वैल्यूज, कि मेरा सही गलत, मैं किस चीज को सही और गलत मानता हूं, मेरे व्यक्तिगत मूल्य क्या होंगे, ये सही और गलत के विकास में, नैतिक विकास के क्रम में उनके अंदर विकसित होना शुरू हो जाता है। उनकी पर्सनल वैल्यूज, जैसे कोई चीज मेरे लिए सही हो सकती है, किसी और के लिए गलत हो सकती है। जैसे मेरी ये पर्सनल वैल्यू हो जाए कि ठीक है यार, जमाने में झूठ बोलते होंगे लोग, मैं सच बोलूंगी अपने जीवन में। या फिर लोग, ठीक है, दहेज प्रथा चलती होगी, या ये चीज होती होगी, वो होता होगा, चीटिंग होती होगी, मैं नहीं करूंगी अपने जीवन में। ये क्या हुई, मेरी पर्सनल वैल्यूज हो गई। ऐसे ही आपकी भी हो सकती है। ये मैं बहुत बार कहती भी हूँ कि आपकी पर्सनल वैल्यूज होनी चाहिए। कई बार सेमिनार्स में, कॉलेजेस में भी मैं ये बात कहती हूँ कि आपकी जीवन में कुछ पर्सनल वैल्यूज होनी चाहिए, जो आपने अपने लिए मूल्य निर्धारित किए हो कि दुनिया खत्म हो रही होगी तब भी आप उन मूल्यों पे टिके रहेंगे। ठीक, तो पर्सनल वैल्यूज की जब हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हो गया सही, व्यक्तिगत मूल्य। फिर आते हैं फोर्थ ऑप्शन, तो मॉरल वैल्यूज डेवलप होना, मतलब पर्सनल वैल्यूज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं सही और गलत के कॉन्टेक्स्ट में अडोलेसेंट एज में ही। ठीक है ना, बोर्ड का पीडीएफ नहीं, अलग से मिलेगा पीडीएफ इसका, डोंट वरी। हाँ, वो डिले चल रहा है बट मिलेगा। द एरिया ऑफ, और एक बार मिलना शुरू हो जाएगा फिर जल्दी जल्दी मिलेगा। द एरिया ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस इन अडोलेसेंट्स अपीयर, यानी मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन हो रहे होते हैं वो कौन से, किस एरिया में होते हैं, किस क्षेत्र में होते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट यानी संवेगिक एस्पेक्ट में, इमोशंस मतलब हैप्पीनेस, फियर, एंगर, लव, ये सब इमोशंस हैं जिनको हम फील करते हैं। सोशल यानी सामाजिक एस्पेक्ट में चेंजेस हो रहे होते हैं। संज्ञानात्मक यानी दिमाग, इंटेलेक्ट का मैक्सिमम विकास हो जाता है एडोलेसेंस में। हाँ, ये सभी क्षेत्रों में जो है परिवर्तन हो रहे होते हैं। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, एकदम सही जवाब है ये डी ऑप्शन आपका। बात सही है नहीं है, सही जवाब। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी when sexual maturity or the ability to reproduce is attained is commonly known as डैश। जीवन की वह अवस्था जो युवावस्था की शुरुआत में शुरू होती है, जब यौन परिपक्वता या पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि क्षमता प्राप्त हो जाती है, उसे आमतौर पर डैश कहते हैं। यानी ऐसी स्टेज दैट बिगिंस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है
व्यक्ति के डेवलप होने लगते हैं, उसमें सेक्सुअल मेच्योरिटी आने लगती है अगर मैं कहूं तो। ये कहां पे शुरुआत होती है इस चीज की? तो एडोलेसेंस, किशोरावस्था। आसान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ करके आप देंगे जवाब। अच्छा, ये निकाल भी नहीं सकते अभी, तो नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे। जैकेट ना देखिएगा, फटाफट से बताएंगे आप, फिर ही हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी से दीजिए जवाब। चलो, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, at which stage of development an individual faces the problem of vocational adjustment, यानी किस इस अवस्था में विकास की एक व्यक्ति को वोकेशनल एडजस्टमेंट या वोकेशनल एंजाइटी का सामना करना पड़ता है, व्यावसायिक समायोजन की समस्या उत्पन्न होती है। यानी व्यावसायिक वोकेशनल एंजाइटी भी आप कह सकते हो कि वो क्या करे करियर से लेके, वोकेशन मतलब किस तरफ जाए, क्या बनेगा वो जीवन में, ये एंजाइटी, ये एडजस्टमेंट, ये समस्या किस अवस्था में आती है? चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में या इन्फेंसी में। तो ये दिक्कत आपको पता है, एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष में आती है कि मैं ये साइंस लूं, कि मैं आर्ट्स लूं, कि मैं ये लूं, मैं आगे ये करूंगा या ये बनूंगा, मैं हूं कौन। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है यहाँ फेस करने पड़ते हैं व्यक्ति को। बात सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसी बात पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7। फटाक से आप जवाब देंगे। हलवा जैसे हैं पीछे के लिए ऐसा ही आएगा। संगीता, अगर जो ये बेसिक बातें हमने कही हैं, अगर इनको आप नहीं सॉल्व करेंगे, जनरली एडोलेसेंस के क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते हैं, एडोलेसेंस के क्वेश्चंस लगभग इजी ही होते हैं, बस आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में ही लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। ये आपने भी ताजा ताजा पढ़ा है तो आपको लग रहा है हाँ ठीक है, हो जा रहे हैं इजीली और आसान लग रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ रही है चीजें। तो अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा, अगर हम आसान नहीं कर पाएंगे, हमसे मुश्किल भी नहीं होगा, है ना। देखिएगा एक बार, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एट व्हाट स्टेज फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हैपन रैपिडली, यानी किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं, यानी रैपिडली होते हैं। किस स्टेज में? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस, यानी दिमाग में भी, शरीर में भी, इमोशंस में भी बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। कौन सी ये स्टेज है? एडोलेसेंट है, चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है या फिर ओल्ड एज है? बताइएगा फटाक से। तो इसका सिंपल जवाब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किशोरावस्था है, 12 से 18, है ना। सारे ही परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का काल है। ठीक है, बुक भी लिखी है स्टैनली हॉल ने जिसका नाम ही एडोलेसेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ एन एडोलेसेंट, यानी निम्नलिखित में से किसका किशोर की सामाजिक क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस ऑफ एन एडोलेसेंट, यानी वो समाज के साथ कैसे एडजस्ट करेगा, समाज में कैसे एक एक्टिव मेंबर बन के रहेगा, जो कि यहाँ पे होता भी है, वो एक एक्टिव मेंबर समाज का। वो जो भूमिकाएं हैं मेल और फीमेल की, वो सब भी यहाँ पे आ जाती हैं कई बार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस, कि समाज में वो किस तरह से एडजस्ट करेगा, ये कहां पे आएगा, ये किस चीज पे निर्भर करेगा कि वो समाज में अच्छा बर्ताव कर पाएगा। ये रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, यानी उसके माँ बाप के साथ कैसे रिश्ते हैं, रीजनिंग कैसे दे पाता है, तर्क कैसा है क्लासरूम में, सिचुएशंस में कैसा रिस्पॉन्ड या प्रतिक्रिया दे पाता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी मनोरंजक गतिविधियां, क्या यहाँ पे सही होगा। तो ये सिंपल है कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल कॉम्पिटेंस, अगर माँ बाप उसके बहुत सामाजिक हैं, घुल मिलनसार लोग हैं, बातचीत, उनके साथ उसका रिश्ता ठीक है, तो
वो समाज के साथ भी रिश्ता ठीक बिठा पाता है, या बहुत खराब अगर घर में रिश्ते हैं तो बाहर भी उसको फिर दिक्कत होगी। तो ये बहुत हद तक निर्भर करता है, ये नहीं कि 100%, बट काफी हद तक प्रभावित करेगा उसका अपने माँ बाप अभिभावकों के साथ कैसा संबंध है, कि वो समाज में कैसे बिहेव करेगा, ये चीज काफी हद तक प्रभावित करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, यानी एरिक्सन के अनुसार द टास्क ऑफ द अडोलसेंट इज टू, यानी एरिक्सन के अनुसार किशोर किशोर का क्या कार्य है, डेवलप अ सेंस ऑफ मॉरलिटी, यानी नैतिकता की भावना, फाइंड इंटीमेसी विद अनदर, यानी वो इंटीमेट रिश्ते जो है, एक तरह से लव एंड बिलोंगिंगनेस वाले रिश्ते बनाए दूसरे के साथ, डेवलप अ सेंस ऑफ इनिशिएटिव के कुछ अपने आप से करने की क्षमता, फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि मैं हूं कौन, ये कंसिस्टेंट सेल्फ के बारे में वो जान पाए कि मैं हूं कौन, इसका जवाब उसके पास बन पाए। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द टास्क ऑफ द अडोलसेंट इज टू डेवलप अ सेंस ऑफ मॉरलिटी, सही और गलत की मॉरलिटी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण यहां पे है फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस उसको होते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर पाए, मैं हूं कौन, पहचान क्या है मेरी, लोग मुझे कैसे देखेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस इस स्टेज में होता है। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब ये है कि कोई एक फिक्स्ड आइडेंटिटी उसके पास नहीं है, उसका सेल्फ का जो वर्जन है वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब मैं आज जो सोचता हूं वही मैं कल भी हूं, यानी मैं हूं कौन इसका थोड़ा आइडिया लगे। जैसे मैं टीचर हूं तो भाई मैं 8 साल से टीचर ही हूं, और हो सकता है जीवन भर यही करूं, हो क्या सकता है, काफी संभावना है क्योंकि मुझे ये चीज पसंद है। तो ये क्या हुआ, एक कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ आ गया। तो ये आइडेंटिटी तलाश रहा होता है व्यक्ति, इस तरफ वो जाएगा। ये टास्क है अपने आप में कि कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, यानी ऐसा सेल्फ जो कंसिस्टेंट रहे, कि वो करेगा क्या, लोग उसको देखेंगे कैसे, इस चीज में वो ये तलाशेगा खुद में, मैं वो है कौन बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये है इमोशनल डेवलपमेंट रीचेज इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डैश, यानी भावनात्मक विकास, यानी उसके जो इमोशंस हैं बच्चे के, वो अपने क्लाइमैक्स पे, अपने चरम पे होते हैं, चरमोत्कर्ष, भावनाएं नेक्स्ट लेवल हैं। इससे ज्यादा इमोशंस का जो बहाव है वो किसी और स्टेज में नहीं होता, अपने चरम पे इमोशंस पहुंच चुके होते हैं। किस अवस्था में, फटाक से आप बताएंगे और बता भी देंगे आप। पूछिए सुष्मिता, अभी मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगी तब पूछना डाउट, है ना, क्लास के बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, फ्लो खराब होता है, समझिएगा, ठीक है ना। फटाक से जवाब दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। देखिए, क्योंकि आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। आसान सा सवाल है, अब तो सबको ही पता है, एडोलसेंस पे बात कर रहे हैं हम, इन्फेंसी में नहीं, ये है एडोलसेंस, किशोरावस्था। तनाव एवं तूफान, इतने सारे हार्मोनल चेंजेस, है ना, क्रश, प्यार, मोहब्बत, सब ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन, ये सब डेवलप हो रहा है। तो क्लाइमैक्स है यहाँ पे इमोशंस का। खैर, आउट ऑफ 10 कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी आज की चर्चा एडोलसेंस को लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंटल टास्क। अभी चाहें तो हम आज भी शुरू कर सकते हैं और कर ही देते हैं, नहीं तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप वो पूछ लीजिए, 5 मिनट में आपको डाउट के लिए दे सकती हूँ। डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक प्रकार्य कहते हैं इनको, विकासात्मक, विकासात्मक प्रकार्य, विकासात्मक प्रकार्य, ठीक है ना, विकासात्मक प्रकार्य, ठीक। देखिएगा एक बार कमेंट्स में बताना, यहाँ से तो दिख नहीं रहे हैं आपके कमेंट्स। अरे यार, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये जो हमारा माउस है ये वर्क ही नहीं कर, अटक गए आपके कमेंट्स। ओके, फाइन। ये क्या सेल चला गया है, इसका क्या हुआ है, अल्लाह ही जाने।
आई मीन भगवान, अल्लाह, वॉट एवर जो आप कहना चाहें, सब एक ही चीज़ के नाम है। देखना एक बार, लाइट्स ही ऑन नहीं है इसकी, इसका तो कुछ तो हुआ है इसके साथ, बेचारे के साथ, माउस के साथ। एनीवेज, आएंगे इस पे, समझेंगे, देखना एक बार। हाँ, तो एक बार कमेंट करके बताओ, मैं एक बार रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ से आपके कमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ। विकासात्मक प्रकार है, अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक हम चाहें तो, वैसे तो 10 ही मिनट बचे हैं, बट कर सकते हैं हम शुरुआत। 10 आउट ऑफ 10। श्वेता, थैंक यू। सोनी कह रही यू आर अ गुड टीचर, थैंक यू जी। 50+ कैसे लाएं? सिर्फ इतना कर लो और प्रीवियस ईयर, दैट्स इट, आराम से आ जाएंगे। मैराथन ऑफ रीड मंडे सोच रही हूँ यार मैं अभी, और टल गया है आगे के लिए। बीपीएससी में तो आता ही नहीं ना पेडागोजी, शुभांशु। बीपीएससी में पेडागोजी नहीं आता है। रूपाली 10 ऑन 10। और हाँ, नहीं हो जाएगा सुष्मिता। 8th क्वेश्चन बता दीजिए, समझ नहीं आया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अभी बता देंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच, धन्यवाद जी। नोट्स कब मिलेंगे? मंडे होपफुली यार, अभी मत पूछो मेरे से भी, मुझे भी शर्म आती है क्योंकि बहुत दिनों से डिले हो रहे हैं। मैं करती हूँ उसको। टीचर रोल जब पियर्स अब किसी को इंक्लूसिव फील कराएंगे, क्या कहना क्या चाहते हो जागृति? समझी नहीं हूँ भाई मैं आपकी बात को। हाँ, ऑलरेडी रिप्लेस भी, अच्छा अच्छा ठीक है। 10 ऑन 10 कोमल कह रही हैं, नोट्स कब मिलेंगे? मंडे। 8th क्वेश्चन क्या पूछा बता दो, दीपिका कह रही हैं। चलो दीपिका, एक बार 8th क्वेश्चन में आपको बता देते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। और 8th क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी सोशल कॉम्पिटेंस, यानी इनमें से कौन सा है जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है सोशल कॉम्पिटेंस पे, यानी समाज में, सामाजिक क्षमता पे, कि वो समाज में कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा, समाज में उसका एक महत्वपूर्ण रोल हो पाएगा या नहीं, मतलब समाज के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन रहेगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप वो बन पाएगा समाज में कैसे। कॉम्पिटेंस का मतलब है उसकी क्षमता समाज में फंक्शन कर पाने की, समाज में अच्छे से रह पाने की, बिहेव कर पाने की, या परिवर्तन भी लाने की फॉर दैट मैटर। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें रूपाली, तो ये उसके रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, यानी उसका माँ बाप के साथ कैसा रिश्ता है। आप देखते हैं जिन परिवारों में खुशहाली होती है, माँ बाप बच्चों की सुनी जाती है, बच्चे माँ बाप की सुनते हैं, माँ बाप बच्चों की सुनते हैं, चर्चा होकर के रूल्स डिसाइड होते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग होती है, वहां के बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज्यादा खुश नजर आएंगे आपको, बजाय कि ज्यादातर परिवार जो बहुत हद तक डिसफंक्शनल होते हैं, बहुत हद तक मतलब झगड़े, दुनिया भर के कलेश, दुनिया भर की तंगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां कॉन्फिडेंस का दिक्कत बच्चों को आ जाती है। वो कई बार अगर घर में सही रिश्ते नहीं देखता तो बाहर भी वो सही रिश्ते नहीं बना पाता कई बार। तो ये बाहर वो कैसा महसूस करेगा समाज में, ये डिपेंड करेगा उसका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिश्ता है। अगर ट्रस्ट घर पे ही नहीं बन पाया तो बाहर की दुनिया पे कर पाना तो और मुश्किल है। ठीक है ना मैम? व्हाट कैन अ प्राइमरी टीचर डू टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल इफ ही इज एन इंट्रोवर्ट? आराधना, उसको बिलोंग्ड महसूस कराना है, उसको एट ईज, एट पीस, एट कंफर्ट महसूस कराना है, कि वो जगह में वो बिलोंगिंग महसूस कर पाए। वो जगह उसकी अपनी ही है, उसका अपना ही क्लासरूम है, अपने ही टीचर हैं, सब अपने ही हैं, और वो अपनी बात रख सकता है, सेफ महसूस कराएं उसको, और धीरे धीरे वो खुलेगा। उसको ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उस तरह की एक्टिविटीज में उसको पार्टिसिपेट कराएं, बहुत ज्यादा उसमें प्रेशर ना क्रिएट करें, है ना? हाँ, बुलिंग वगैरह की प्रॉब्लम आती है इवन टीचर्स का, मैं तो कई न्यूज पढ़ चुकी हूँ, और बहुत ही इससे ज्यादा खराब महसूस करने वाली फीलिंग कोई और नहीं हो सकती कि टीचर्स की, आजकल टीचर्स बुली करते हैं बच्चों को। बुली करना तो फिर भी छोटी चीज हो गई, रेप तक के मामले में कई न्यूज पढ़ चुकी हूँ पिछले 2-3 हफ्ते में, जहां टीचर्स रेप तक कर दे रहे हैं बच्चों का। मतलब इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा खराब, घटिया बात कुछ नहीं हो सकती सुनने को दुनिया में, कि आप अपनी पोजीशन का इतना नाजायज, ह्यूमैनिटी के लेवल पे ही गलत है ये तो, इंसानियत भी मर गई, आप टीचर वीचर तो सब छोड़ दो, तो ये बड़ा खराब चीज है। हाँ, यस माँ, अगर मैं कर पाती तो बिल्कुल करती, बट 3 दिन होती है क्लास, तो आप किसी तरह मैनेज कीजिएगा, इसको भी इबादत में ही काउंट कीजिए, पढ़ने को भी, है ना? चलिए, कोई और बात हो तो नहीं, स्पेशल एजुकेटर का अलग से बैच तो हम नहीं निकालते हैं। क्या मैं टीजीटी का फॉर्म फिल कर पाऊंगी? देखो, जहां पे वैकेंसी आती है पूजा, वहां आप कर पाओगे, हर जगह नहीं होती वैकेंसी, कॉमर्स में ये थोड़ी दिक्कत रहती है। टीचर का रोल क्या है? अगर पीयर्स एक्सक्लूड कर रहे हैं बच्चे को, कोशिश करेंगे आप सौहार्द की भावना बनाने की, या और किसी ग्रुप में वो इंक्लूड हो पाए तो वो आप कोशिश करेंगे, इंक्लूसिविटी पे लेक्चर दे सकते हैं बच्चों को, एक ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हैं जहां वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझें कि हर एक बच्चा
या हर एक व्यक्ति जो है वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो ये सारी अप्रोच या ये माइंडसेट या ये चर्चाएं अगर क्लास में होंगी तो बच्चे ज्यादा ओपन होंगे हर किसी को इंक्लूड करने को लेके। ये एक कहानी है। सीटेट के लिए यूट्यूब पर क्लास कितने बजे होती है? अभी तो नहीं है, जब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तब होगी। बैच की क्लास बैच में होगी, और यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस होती हैं क्वेश्चंस वाली वो यूट्यूब पे होंगी। 9 बजे होती है वैसे वो। हाँ, बहुत ज्यादा बुरा लगा सुन के ऐसे गंदे, हाँ बहुत, मतलब मैं कई मामले, 3 केस तो आई थिंक मैं पढ़ चुकी हूँ न्यूज में, पिछले 2 हफ्ते के अराउंड ही। एक गुजरात में कोई केस था, एक कहीं और था। तो वो बहुत दुखद है, मतलब बड़ा खराब महसूस होता है, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती उस चीज को। चलिए खैर, आज के लिए हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, पता नहीं कब हम समझेंगे चीजें। बीओ